का पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। रस, छंद, अलंकार। कोई नहीं बताएगा ऐसे जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। 2025 के छात्रों को, जिन भी छात्रों को 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कितने नंबर? 6 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं। हर हाल में यही आएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। जो जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बस यही आपको पढ़ना है और आपका 6 में 6 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कोई नहीं बताएगा, ऐसे लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा आपको। जिस तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको पूरा जो 6 नंबर है तभी मिलेगा। सब एक ही वीडियो में फिनिश करूँगा। सब आपका रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार आप लोगों को दिखा भी देते हैं। सारा का सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं, सारा का सारा पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिस्टर संदेश राज स्टडी चैनल को। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं शानदार सेशन को। पहले हम पढ़ेंगे रस। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे रस, उसके बाद में छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। रस क्या होता है? पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे रस से। रस किसे कहते हैं? आपको ये भी अगर एग्ज़ाम में आ भी सकता है, और या आपको बेसिकली कोई पूछ दे कि रस क्या होता है, आपके हिंदी में है तो पढ़ेंगे। नाटक को देखकर, कविता या कहानी को सुनकर तथा उपन्यास को पढ़कर जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। डायरेक्ट सीधी बात में आपको लिखना है, आप नाटक को देखकर और कविता या कहानी को सुनकर और उपन्यास को पढ़कर जो आनंद, जो भाव प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। प्रश्न आपको डायरेक्ट सीधे ऐसे ही याद रखना है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे रस कहेंगे। डायरेक्ट इस तरीके से आपको लिखना है। और बात करें अगर 12th में, तो 12th में 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कितने रस पढ़ने हैं? केवल 5। केवल और केवल 5 रस पढ़ने हैं। कौन कौन से गुरुजी? तो वह भी आपको बता देता हूँ, चलिए दिखाते हैं आपको। पहला तो है आपका श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस और करुण रस और हास्य रस और शांत रस। बस इन 5 रस को आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा का पूरा आपका जो 2 नंबर का रस आता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और श्रृंगार रस के आपके 2 भाव होते हैं, संयोग और वियोग। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इन्हें भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके प्यारा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार आपको मैंने बताया यहाँ पे कि रस क्या होता है। रस आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो गया कि नाटक को देखकर, कविता या कहानी को सुनकर तथा उपन्यास को पढ़कर जो आनंद, जो भाव प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। बिल्कुल सीधी बात में आपको लिखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे श्रृंगार रस से। चलिए अब हम पढ़ेंगे रस, जो कि आपका फर्स्ट मैंने क्या बताया था? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव की बात करें तो ये आपका होता है रति। आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। सारा का सारा पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए श्रृंगार रस पढ़ेंगे, जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना है और इसी तरीके से आपको लिखना भी है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो एक भी नंबर है एग्ज़ामिनर नहीं काट पाएगा यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा।
जहाँ पर रति नामक यानी श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है रति, और जहाँ पर रति नामक, जहाँ पर श्रृंगार नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संयोग करता है वहाँ पर होता है आपका श्रृंगार रस। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है और इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक उदाहरण लिखने को दिया रहेगा, वहाँ पे आपको एक उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। उदाहरण भी आपको, अगर आपको यह अच्छा लगे तो यह लिख भी सकते हैं, अगर आपको यह नहीं, ये आपको कठिन लगता है तो यह आप छोड़ भी सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। चलिए पढ़ेंगे कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारत नाही। यानी कि यहाँ पे राम के बारे में बताया गया है और जानकी सीता माता के बारे में बताया गया है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याति सबय सुधि भूल गई, करटेक रही पल टारत नाही। वहाँ पे आपको इसका अर्थ नहीं लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है और आपके यहाँ पे 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा भी जाता है, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पहला हो जाएगा संयोग रस और वियोग। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग में क्या होता है कि संयोग का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ना, और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। संयोग रस किसे कहते हैं? चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। संयोग रस किसे कहते हैं? आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग रस होता है। यहाँ जहाँ पर मिलने की बात की जाए वहाँ पर आपकी संयोग रस वहाँ पे आपका कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पे आपके संयोग का मतलब जुड़ने की बात की जा रही, यानी कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, यहाँ पे जुड़ने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे वियोग रस क्या होता है, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। वियोग रस में क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको, वियोग रस में बिछड़ने की बात की जाती है। चलिए समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, आपके एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से आएगा और आपको 2 नंबर यहाँ पे क्लियर कराएगा आपका। चलिए इसका अगर उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो इसका उदाहरण भी हो जाएगा। अगर उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपका होगा कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। और इसमें जो पवन हैं, पवन से कह रही हैं, राधिका बोल रही हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्रा वाले, यानी कि जो श्याम हैं मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, और जाके आए न मधुवन, यानी कि जब से यहाँ से गए हैं तब से ना ही कोई संदेशा भेजा है और ना ही मधुवन आए हैं। उसके बाद में मैं रो रो के प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। ये हमारी जो मैंने आपको सारी कथा सुनाई है, ये जाके मेरी सब दुख कथा जो है श्याम को तू सुना दे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, कहीं पर भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। उसके बाद में हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट रस है वो आपका है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है और कहीं पर भी आपको मिस्टेक भी नहीं करनी है। वीर रस किसे कहते हैं, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो तो सभी बच्चों को पता होगा कि उत्साह होता है, यानी कि जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव
अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है वहाँ पर आपका होता है वीर रस। वहाँ पर आपका क्या कहलाता है? वीर रस। अगर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो झांसी वाली रानी थी उन्होंने वीरता के बारे में ही अपनी कहानी पूरी लिखी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो 2 नंबर है पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे करुण रस। करुण रस क्या होता है, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। और करुण रस में मैं आपको 2 उदाहरण भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा, 2 उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जो आपका करुण रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक होता है, इसमें रोने धोने की बात ज़्यादा की जाती है। चलिए देखेंगे करुण रस, जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, करुण रस कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लिखेंगे। 1 नंबर आपका डिफिनेशन यानी परिभाषा का मिल जाएगा और 1 नंबर आपका उदाहरण का यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। क्यों झलक रहा है दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा है सुख मेरा संध्या की धन अकलों में। क्यों झलक रहा है दुख, यहाँ पे दुख आ गया तो ये समझ लीजिए आपका शोक रस में चला जाएगा उदाहरण। बिल्कुल यही ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जिनको देख करके ही रस को पहचाना जाता है, जैसे कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपका दूसरा जो है, दूसरा भी मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण ले लिए हैं। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी कि अंधी, यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि श्रवण कुमार की जो माता हैं वो श्रवण कुमार की माता विलाप करते हुए कहती हैं कि जिस तरह से किसी सांप की मणि खो जाने पर वह व्याकुल होकर अपना फन पटकता है, उसी तरह उसका मणि समान पुत्र श्रवण की मृत्यु होने पर ये माँ अपना सिर पटक पटक कर विलाप कर रही है। बिल्कुल यही इसका अर्थ हो जाए कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस। यानी कि जिस प्रकार किसी सांप की मणि खो जाने से सांप फन पटक पटक कर अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार से श्रवण कुमार की जो माता हैं वो कह रही हैं कि हमारे श्रवण की मृत्यु होने पर ये माँ अपना सिर पटक पटक कर विलाप करके यानी कि अपना प्राण त्याग देगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है और इसी तरीके से आपको इसका अर्थ भी लिखना है। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे हास्य रस। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? हास्य रस। अगर बात करें हास्य रस की तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है वहाँ पर हास्य रस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अगर उदाहरण के माध्यम से देखें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होगा, 1 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होगा। शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पे भोले बाबा की बात की गई है। चलिए आपको समझा देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जहाँ पे आपका हंसने की बात आ जाए, यहाँ पे उदाहरण में है शीस पर गंगा हंसे और भुजनी भुजंगा हंसे। यहाँ पे हंसने की कहीं पर भी बात अगर की जाए तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि आपका हास्य रस हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल हास्य रस वहाँ पे आपका हो जाएगा और 2 नंबर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है और सारे इम्पोर्टेंट उदाहरणों को मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपको इस तरीके
तरीके से अन्य कहीं किसी सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा, सारा का सारा PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे शांत रस, जो कि आपके 5 रस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे शांत रस क्या होता है। शांत रस में आपका जो इसका निर्वेद होता है, निर्वेद का मतलब क्या होता है समझते हैं आप, शांत रहना, यहाँ पे जहाँ पे शांति की बात की जाए। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है, वहाँ पर आपका शांत रस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर उदाहरण के माध्यम से देखें तो उदाहरण है आपका, भरा था इसमें न हो उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। भाई जो रस है ना, इनके जो उदाहरण हैं, इनको पढ़ने में बड़ा ही आनंद आ जाता है। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही आनंद भाव से बहुत ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि भरा था इसमें नव उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काट पाएगा, 2 के 2 पूरे नंबर देगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपके जो रस टॉपिक है आपका रस, ये रस टॉपिक जो है आपका इंड होता है, ख़त्म होता है। अब उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार, रस छंद अलंकार, यानी कि पहले अलंकार पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में आपको छंद पढ़ाएंगे। चलिए देखेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग अलंकार। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे अलंकार। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और ये भी आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। और आपको क्या क्या पढ़ना है अलंकार में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन भी छात्रों को 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना है वो हमारे चैनल से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को सारा का सारा PDF और जितना भी नोट्स होता है सारा का सारा वहीं पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है पढ़ेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जैसे कि आगे प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है, और ऐसे ही माध्यम से समझेंगे। कक्षा 12 में आपको 7 अलंकार पढ़ना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि आपको 12th में बिल्कुल 7 ही अलंकार पढ़ने हैं, और इन 7 में से आपके 2 एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और उसमें से आपका एक आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल एक आपको करना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपके जो 7 अलंकार हैं जो आपको पढ़ने हैं वो आपके कौन कौन से हैं, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला जो है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा कौन सा है यमक अलंकार, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, और चौथा जो है आपका उपमा अलंकार, और 5वां है रूपक अलंकार, और 6वां है उत्प्रेक्षा अलंकार, और 7वां है भ्रांतिमान अलंकार। और अगर आपको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बताऊं तो आप इन 4 को कंप्लीट कर लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक और रूपक और उत्प्रेक्षा, इन 4 में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें बस। और ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट वाले हैं जो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये ही आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी भी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो, इसीलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी सारा का सारा पढ़ा देता हूँ या कवर करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पहला जो आपका बनता है अनुप्रास अलंकार। पहले हम पढ़ेंगे क्या अनुप्रास अलंकार, और सारे के सारे अलंकारों को पहचानने के भी ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा।
चलिए पढ़ेंगे। पहला जो है आपका अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें आपका जो तरनी है, तनुजा है, तट है, तमाल है, तरवर, यहाँ पे एक ही वर्ड जो है बार बार आता है, ये आपका जो ता वर्ड है। इसमें भी ता, इसमें भी ता, इसमें भी ता, और इसमें भी और इसमें भी। ये और ये और ये ए, इनको ही देखकर आप समझ सकते हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। और आपका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मैंने दो उदाहरण यहाँ पे लिए हैं। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। यहाँ पे कानन, यहाँ पे का आ गया, यहाँ पे घोर घोर आ गया है, और भा भा आ गया है, और बयारी बयारी आ गई है, री री। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो मैच करके आपको बताए जाते हैं, जिसके प्रकार से आप समझ सकते हैं यह कौन सा अलंकार है। बिल्कुल इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा इस तरीके से। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आप इस तरीके से लिखेंगे, आपका एग्ज़ामिनर 2 नंबर पूरे के पूरे आपको दे देगा, एक भी आपका एग्ज़ामिनर नंबर यहाँ पे नहीं काटेगा। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे यमक अलंकार। दूसरा जो है आपका यमक अलंकार पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए और वेरी इम्पोर्टेंट भी रहता है। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। दूसरा नंबर का टॉपिक है आपका यमक अलंकार। क्या होता है इसमें, जहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पे क्या होता है कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले, यानी कि अर्थ जो होंगे उनके भिन्न भिन्न होंगे और शब्दों की वहीं पर आवृत्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये आपके जो अलंकार होते हैं ये आप उदाहरण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और कई बार आपके जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसमें भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है या कौन सा छंद है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, और जैसे मैं बता रहा हूँ बस इन्हीं शब्दों को ढूंढना है और आपको बताना है। पहला उदाहरण जो है आपका, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो आपका घटा और घटा, यहाँ पे बताया गया कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे इसका घटा का अर्थ और इसका घटा का अर्थ आप ये मत समझना कि ये घटा और ये घटा एक ही बात है। काली घटा, एक घटा माने क्या होता है आपका बादल, जो काले बादल होते हैं, काली बादल का घमंड घटा। और एक जो आपका ये वाला घटा है इसका मतलब होता है कम हो गया या घट गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना है। आपका दूसरा है उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए जग पाए बौराए। बिल्कुल इसी तरीके से कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक माने आपका होता है सोना। यहाँ पे एक कनक माने क्या होता है, सोना, और एक कनक माने होता है आपका धतूरा। धतूरा आप जानते होंगे। और ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि अगर कोई कनक जो है, कनक माने जो सोना होता है, अगर मनुष्य के पास अधिक मात्रा में सोना आ जाए तो वो मनुष्य जो होता है वो बौराया जाता है। बिल्कुल। और अगर जो आपका धतूरा होता है वो भी अगर मनुष्य खा लेता है तो वो भी बौराया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार ये आपका रहता है, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, यमक अलंकार। चलिए अगर आप इस तरीके से लिखेंगे आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है।
तो हम देखेंगे श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है, जब एक ही शब्द का एक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर एक यानी कि शब्द का एक बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग 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 निकलते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घृटिए व्रज भानुजा है हलधर के वीर। यहाँ पे जो आपका शब्द आया है क्या कि व्रज भानुजा और हलधर, इसमें आपका बताया गया है एक तो होता है राजा व्रज भानु की पुत्री राधा। जो आपका व्रज भानुजा है इसके माने एक तो आपका होता है राजा व्रज भानु की पुत्री राधा और एक आपका होता है बैल यानी कि बहन गाय की। वृषण माने आपका वृषभ माने होता है बहन गाय की। और हलधर, यहाँ पे जो आपके व्रज भानुजा और हलधर शब्द आए हैं यहाँ पे बताया गया है कि एक हलधर माने क्या होता है, एक हलधर माने होता है बलराम और बैल यानी कि बलराम भी और बैल भी। यहाँ पे व्रज भानुजा तथा हलधर शब्द में श्लेष अलंकार है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रह सकता है और यह श्लेष अलंकार कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। चलिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट जो है जो 4 नंबर का है उपमा अलंकार। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है उपमा अलंकार। इसको ही बहुत शानदार तरीके से सिंपल तरीके से समझेंगे, कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। उपमा अलंकार में क्या होता है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जहाँ पर किसी छोटी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि हरिपद कोमल कमल से, और आपका दूसरा जो है पीपर पात सरसिमन डोला। पीपर पात सरसिमन डोला, इसका अर्थ यहाँ पे बताएंगे आपको। यहाँ पे क्या हुआ कि हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे हरिपद, हरि माने क्या होता है, हरि माने यहाँ पे होता है भगवान शंकर, और उनके पैरों को जो है उनके पैरों को बताया गया है यहाँ पे किसके समान, कमल के समान कोमल बताया गया है उनके पैरों को। हरिपद कोमल कमल से, हरि माने होता है भगवान शंकर, भगवान शंकर के पैरों को यहाँ पे कमल के समान कोमल बताया गया है। उसके बाद में आपका दूसरा है पीपर पात सरसिमन डोला। पीपर पात सरसिमन डोला, इसका अर्थ यहाँ पे होगा यानी कि पीपल, जो आपका पीपल होता है पीपल के पत्ते की तरह मन डोला यानी कि अधीर होना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। पीपर पात सरसिमन डोला, पीपर पात सरसिमन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोलना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। उसके बाद में हम देखेंगे, आपको बताएंगे 5वां जो है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चरण कमल वंदो हरिराई, चरण कमल वंदो हरिराई। और आपका जो मैंने दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में और 2 नंबर जो है आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं सेशन को। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए
वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ जहाँ पे उपमेय में उपमान का, यानी कि उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान हो या भी ना हो, उसमें उपमान की संभावना कर ली जाए, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से अगर हम आपको समझाएं तो सोरत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आ जाए मनो, मनो ऐसे कई शब्द हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कई शब्द हैं, जैसे कि जहाँ पे आपका आ जाए, कई ऐसे शब्द हैं जैसे कि मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यहाँ पे आ गया मनो, तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा सुरत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपो प्रियो प्रभात। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है और आपके एग्ज़ाम में भी कई बार जो है पूछा भी जाता है। चलिए आपका जो लास्ट अलंकार है उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार जो है इसको भी कवर करते हैं जल्दी से जल्दी। जो आपका 7वां नंबर का था भ्रांतिमान अलंकार, इसमें क्या होता है, इसमें जो है निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, यानी कि इसमें भ्रम होता है। जैसे कि जहाँ पर समानता के आधार पर भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान न हो, निश्चयात्मक ज्ञान न हो, वहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे बताया गया है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ पे निश्चय ये नहीं है कि जो नारी खड़ी है वह साड़ी में है या साड़ी नारी में है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है, और इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे एग्ज़ाम में तो यकीन मानिए आपका 2 नंबर है जो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ामिनर जो है एक भी नंबर आपका नहीं यहाँ पे काट पाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और बने रहें वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे छंद। छंद क्या होता है, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह भी आपके एग्ज़ाम में जो है 2 नंबर का टॉपिक पूछ लिया जाता है। चलिए देखेंगे। चलिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे छंद क्या होता है। छंद जो होते हैं आपके, छंद क्या होता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टर संदेश राज स्टडी को, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ, सारा का सारा नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और जिन भी स्टूडेंट्स को 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल से तैयारी भी कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल एक भी पैसा, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। चलिए हम पढ़ेंगे छंद। छंद क्या होता है पढ़ेंगे। अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। यानी कि अक्षरों की जो संख्या होती है, जो मात्राएं होती हैं, और उनकी गणना, गति, गति माने होता है चलना, जो कि आपकी किसी प्रकार की गति होती है चलना। जैसे ये आपका पेन चल रहा है तो इसकी गति है, इसी को हम लोग बोलेंगे गति। क्रमबद्ध तरीके से लिखना, इसी को हम लोग कहेंगे छंद। जैसे कि आपका शायरी हो गया, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, कुंडलियाँ हो गया, दोहा हो गया, ऐसे कई प्रकार के हैं जो आपके रस छंद के अंतर्गत आते हैं। और बात करें अगर 12th में, अगर बात करें 12th में क्या क्या पढ़ना है जो आपके छंद के अंतर्गत हैं, अगर बात करें 12th में तो आपको 4 ही पढ़ने हैं। 4 कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी आपको समझ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे, पहला जो है आपका वो हो जाएगा चौपाई, दूसरा है दोहा, और तीसरा है सोरठा, और आपका जो चौथा है यहाँ पे वो चलिए दिखा देते हैं कुंडलियाँ। इन चारों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो यकीन माने आपका 2 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं कटने वाला है, तो इन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, पहला जो है आपका फर्स्ट टॉपिक है चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। चलिए
जो चौपाई छंद होता है ये आपका क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको। चौपाई छंद, जो चौपाई छंद है आपका, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिखना है। जो चौपाई छंद होता है ये सममात्रिक छंद होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये हो गया आपका, दूसरा चरण ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। मैं आपको अभी गिनकर भी बताने वाला हूँ। मात्राएं आपको कैसे निकालना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना है। इस तरीके से आपको, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी तरीके से मात्राएं आपको निकालना है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, कोई गड़बड़ी भी नहीं करना है। चलिए देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। यानी कि जय, जय में आपका हो जाएगा 1-1। और हनुमान में भी आपका हा में 1 और नू में 1 और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। 1 2 1 1 1 2 1 1। आप गिन सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे बिल्कुल इस तरीके से निकालना है। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने बताया इसके प्रत्येक चरण में जो 16-16 मात्राएं होती हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 16 मात्राएं इसमें निकाल। बिल्कुल इसी तरीके से सारा प्रोसेस आपको करना है। चलिए इसके बाद में हम आपको बताएंगे दोहा किसे कहते हैं। दोहा को भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए देखेंगे, दोहा में भी यही होता है, बस डिफिनेशन चेंज होगी और मात्राएं तो आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी दोहा में भी। चलिए देखेंगे, दोहा छंद किसे कहते हैं। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके जो 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसका पहला चरण ये हो गया, पहले और तीसरे। इसका तीसरा चरण जो है आपका ये हो गया, तीसरा चरण जो आपका ये हो गया। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरि तदुति होए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसमें भी निकालना है। यानी कि मेरी यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2। इसमें भी 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 और 1 और 2। इसमें गिन लेते हैं, इसमें भी पहले सारा निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 और यहाँ पर भी आपका 2 1 1 और 2 1। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 1 2 2 2 1 2। और इसमें भी निकाल लेते हैं 2 1 और इसमें भी आपका हो जाएगा 1 1 1 और 1 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1। बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा मात्राएं उसमें। जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, इसमें बताया गया इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें मात्राएं निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये दोहा है कि सोरठा है कि छंद है कि कुंडलियां हैं। तो इसमें गिनेंगे 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11 और 2 11 2 13। इसका पहला चरण हो गया, इसमें कितनी मात्राएं हैं 13। और तीसरे चरण में भी देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। इसमें भी आपकी हो गई 13। इसका जो दूसरा चरण है उसमें भी गिन लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। इसमें भी आपकी 11 हो गई। इसमें भी गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी आपकी 11 हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा मात्राएं। और इस तरीके से अगर आप पूरा लिख देंगे तो आपका जो 2 नंबर है, 2 नंबर का जो टेंशन है आपका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल।
चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो है सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या होता है इसको भी बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, और इसमें भी आपका कुछ नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मात्राएं निकालने को दी रहेंगी। सोरठा छंद क्या होता है इसको भी सिंपल तरीके से समझेंगे। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सबसे मेन बात यह दोहे का उल्टा होता है। मैंने आपको दोहा ऊपर पढ़ाया है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये दोहे का उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैंने दोहे में आपको क्या बताया, चलिए ऊपर देख लेते हैं। दोहे में बताया इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और आपका सोरठा में है इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जो कि दोहा का उल्टा हो गया सोरठा। इसीलिए मैंने पहले बताया आपको कि ये जो दोहा होता है ये आपका सोरठा का उल्टा होता है। और मात्राएं निकालने की बात रही तो इसमें मात्राएं भी आप उदाहरण के माध्यम से निकाल सकते हैं, जैसे कि राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि राम, यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1, और स्वरूप में आपका हो जाएगा 1 2 1, और तुम्हार में आपका हो जाएगा 1 2 1 इसमें, और वयन 1 1 1, अगोचर 1 2 1 1, और यहाँ पे बुद्धि में आपका हो जाएगा 2 1 और 1 1। चलिए नीचे, अविगत अखत अपार, नेति नेत नित निगम कहे। अविगत में आपका हो जाएगा 1 1 1 1, और अखत में इसमें भी आपका 1 1 1, अपार में भी 1 2 1, और नेति में भी आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीति इसमें 1 1, और निगम में आपका हो जाएगा 1 1 1, और कह में भी 1 1। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। चलिए देखेंगे, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। पहला चरण ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। चलिए देखेंगे, राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आपका हो गया, और इसमें आपकी 11 क्लियर हो गई। और इसका दूसरा ये है, यानी कि इसके पहले और तीसरे चरण में, जो ये आपका तीसरा चरण है, सॉरी ये आपका तीसरा चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अविगत अखत अपार, इसमें 1 1 1 1, यानी 4 और 3 7, 7 1 8, 2 10, 1 11, इसमें भी आपकी 11, और इसमें भी आपकी 13-13 मात्राएं हो गई। इसके बाद में जो आपका लास्ट बचा हुआ है, जो आपकी है आपका कुंडली छंद जो है, उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे आपका जो कुंडलियाँ छंद है, कुंडलियाँ, जो कि आपका लास्ट रहने वाला है। बिल्कुल इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो बचा है हमारा कुंडली किसे कहते हैं। दोस्तों, कुंडली शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। क्योंकि आपको यानी कि लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, तो इसीलिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं। चलिए पढ़ेंगे कुंडलियाँ छंद। कुंडलियाँ छंद क्या होता है इसे समझेंगे। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। दोहे के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडली बन जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। बस इन्हीं शब्दों को, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको याद करना है और आप कुंडली छंद जो है बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले तो आपको समझना है, ये जो कुंडली है ये आपका विषम मात्रिक छंद है। जितने भी आपके छंद हैं वो सम होते हैं, लेकिन जो आपका कुंडली है ये विषम मात्रिक छंद है, और इसमें 6 चरण होते हैं, और जितने भी चरण होते हैं इसमें आपके सारे
4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 6 चरण होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ। आपका पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इसमें 6 चरण आपके होते हैं। उसके बाद में जो आपका रहता है, इसको भी कंप्लीट करना है। और दोहे के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलिया बन जाता है। अगर आप दोहे और एक रोला को मिलाएंगे तो आपका जो कुंडलिया, जो प्रोसेस पूरा जो निकल कर आएगा वो आपका एक कुंडली बनकर आएगा। उसके बाद में इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मात्राएं में मैं भी आपको निकाल के बताऊंगा और किस प्रकार से। फिर उसके बाद में जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। सबसे मेन बात कुंडली की जो होती है कि उदाहरण जिस वर्ड से शुरू होता है उसी वर्ड से इसका अंत भी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। और बताया गया है कि रोला का प्रथम चरण जो होता है वो दोहा का चतुर्थ होकर आता है। चलिए अब हम आपको इम्पोर्टेंट उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जो आपका मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया है कि साईं वैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया, यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपो को तपे रसोई। कै गिरिधर कवियार, जुगन सोया चली आई, इन तेहरा को तरह दिए बनी आवे साईं। यहाँ पे साईं से ख़त्म हुआ और साईं से स्टार्ट हुआ। बस इन प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल यही को समझना है। और इसी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि जो आपका कुंडली है ये है। चलिए इसमें हम आपको मात्राएं निकाल के दिखाएंगे। जो आपका साईं है, साईं इसमें भी आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बैर में भी आपका 2, 1, 1। और कीजिए में आपका 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। और इसमें गुरु में भी आपका 2 होगा। और पंडित इसमें भी आपका हो जाएगा 2। और इसमें भी आपका हो जाएगा 1, 2 और 1, 1। और इसमें भी आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपका 2 और 1। चलिए गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसमें 25 हो गई हैं कहाँ से। चलिए जो आपका कवि है यहाँ पे आपका एक ही रहेगा। यहाँ पे जो एक ही यहाँ पे रहता है आपका। चलिए देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर गिनेंगे तो यहाँ पे आपकी निकल के आएंगी 24 मात्राएं। कितनी निकल के आएंगी इसके प्रत्येक चरण में। अगर आप इस चरण में निकालेंगे 24 निकलेंगी, इसमें निकालेंगे तो भी 24, इसमें, इसमें और इसमें। इन 6 चरण में अगर निकालेंगे तो 24 मात्राएं आपको निकल कर बाहर आएंगी। तो आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैंने इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाया, रस, छंद, अलंकार, और सब एक ही वीडियो में मैंने पढ़ाया है। और यहाँ से आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसका आपको अगर PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF, सारा का सारा नोट्स वहीं पर आपको मिलेगा। जैसे मैंने आज की इस वीडियो में बताया ऐसे कभी कोई नहीं बताएगा। और इस तरीके से अगर आप लिखोगे, जैसे मैंने लिख कर आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से वहाँ पर लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस हाल में जैसे मैंने जिन जिन प्रश्नों को बताया है और उन रस या छंद अलंकारों को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 6 में 6 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कोई नहीं बताएगा। और इसका PDF मैंने पहले बताया और अब भी बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।